सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त खित्ते और पूरी दुनिया में एक ही गुफ्तगू हो रही है और वो है अमेरिका और ईरान की सूरत हाल के हवाले से। क्या किसी किस्म का कोई ख़तरा ऐसा बन रहा है कि हम तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं, या ये मामलात हल हो जाएंगे? क्योंकि सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा में फ़िलहाल तो खासी खामोशी नज़र आ रही है, लेकिन अमेरिका ईरान को और ईरान अमेरिका को धमकियां भी दे रहा है और निशाना बनाने की बातें भी कर रहा है। कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद ईरान इस वक्त खासा गुस्से में और रंजीदा नज़र आ रहा है। लेकिन सदर ट्रंप जो एक जानिब बात कर रहे थे कि वो अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें वापस बुला रहे हैं और किसी किस्म के अगले आने वाले वक्त में जंगों का हिस्सा नहीं होंगे, वो अब ईरान को संगीन नताइज की धमकियां भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सारे अमल में पाकिस्तान ने मौक़िफ़ जो अपनाया है, वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते के अंदर किसी किस्म की अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा और खित्ते में अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाएगा। कुछ ही देर पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी पॉलिसी बयान सेनेट के इजलास में दे दिया। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, उनसे इस पर तज्ज़िया लेंगे। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ईरान अमेरिका कशीदगी और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और सामने आ गया है। अब पाकिस्तान का स्टैंस क्या इस सारे अमल के बाद हासिल कर पाएगा? पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा जब पाकिस्तान ने यह कह दिया कि वो खित्ते का अमन तबाह नहीं होने देगा और अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं होने देगा? नहीं, हमारा शुरू से जब से पाकिस्तान बना है एक स्टैंड रहा है, और वो ये रहा है कि इस्लामी ममालिक में झगड़े जब होते हैं उसमें हम नहीं पार्टी बनते। मेरे अपने दौर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था हमारे लिए, और उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व था। प्रेसिडेंट बुश का इनिशिएटिव था, किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन मैसेज लाए थे और जॉइंटली मैसेज था किंग अब्दुल्ला ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से, और उसका कहा यह गया था कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ फ़लस्तीन और इज़राइल की सुलह कराएं। तो हम तो खुश थे इस बात पे, हम तो चाहते हैं वो, लेकिन उसमें हमें अंदाज़ा हुआ जैसे हम डेप्थ में गए कि वो ईरान उससे बाहर रखा जा रहा था। हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। तो मैं आपकी डिटेल्स नहीं लूँगा, हमारे सारी दुनिया का प्रेशर था, हमने वो प्रेशर बर्दाश्त किया। हमने एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाई की, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर दिया, जिसको मैंने किताब में नाम दिया गो स्लो अप्रोच। इसके बाद आपने देखा यमन में जब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बहुत मुश्किलात पैदा हुई और यमन में हमें कहा गया फ़ौजों का, तो हमने फ़ैसला किया कि हम अब फ़ौजी नहीं भेजेंगे। हालांकि हमारा फ़ैसला तो 100% ठीक था, लेकिन आज मैं इसमें सिर्फ इशारतन कहूँगा, हमने बड़े भोंडे तरीके से किया और ऐलान ऐसे किया जैसे कोई मछली मंडी में कोई ऐलान कर रहा होता है। उसका नतीजा हुआ कि नरेंद्र मोदी साहब को 50,000 का मजमा प्रोवाइड किया गया यूएई में, और उनको हाईएस्ट ऑनर्स दिए गए, यूएई और सऊदी अरेबिया और बहरीन। तो मकसद फॉरेन पॉलिसी का ये होता है 100% सही फैसला था, लेकिन फैसला सही तरीके से किया जाना चाहिए। अब वो आप क्योंकि आज का वो मौजू नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। इसलिए जो आपने आज रेफरेंस दिया है ISPR का के स्पोक्समैन जनरल आसिफ गफूर का, वो बिल्कुल जचा तोला है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और जो फॉरेन ऑफिस ने पहले दिन बयान दिया था वो बिल्कुल वो सही था। वो क्या था कि हमने इंटरनेशनल लॉ की तमाम जो उसमें हमारी पोजीशन थी वो ऐलान कर दी थी, और बताया था फॉरेन ऑफिस ने कि इंटरनेशनल की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ठीक है, हमने नाम नहीं लिया। पाकिस्तान अपना पूरा स्टैंड दे चुका है। जनरल आसिफ गफूर की भी बयान सामने आ गया, दफ्तर खारजा भी, और कुछ ही देर पहले जो वजीर खारजा ने भी पॉलिसी बयान सेनेट में दे दिया है। हम एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और इस वक्त पाक अमरीका ईरान मामलात हैं और पाकिस्तान की जो स्टांस है उस पर हम बात कर रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कसूरी साहब, कशीदगी क्या वाकई इस नहज पर पहुंच गई है कि बार बार बात हो रही है कि तीसरी आलमी जंग का खतरा है? वाकई ऐसा कोई खतरा है? पहली बात तो यह है कि जब तीसरी की आपने बात की है तो पहली दूसरी की कर लेते हैं। देखें, आलमी जंग जब या कोई ऐसे मामलात हों, कोई वो प्रिडिक्ट करके नहीं आती। मसलन सबसे बड़ी जंग जो दुनिया की बदतरीन जंग थी वो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मिलियंस, यानी उससे ज़्यादा क्रूअल वॉर कोई नहीं हुई जी। ट्रेंच वॉरफेयर, ओपन हैंड टू हैंड फाइटिंग। और तो और लड़ाई वहाँ हो रही, आपको पता है कैसे शुरू हुई? एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने, जिसका पाकिस्तान में नाम भी कोई नहीं जानता, प्रिंसिप, उसने क्राउन प्रिंस ऑस्ट्रिया को कत्ल कर दिया। सही। उसके बाद जो मामला शुरू हुआ, एक मुल्क के बाद दूसरा का तीसरा, कि पाकिस्तान और इंडिया जो उस वक्त एक थे, यानी कि हमारी फौज के लोग वहाँ जाके शहीद हुए। उस प्रिंसिप ने जो ऑस्ट्रिया के प्रिंस को मारा था, किसी ने अंदाज़ा तो नहीं लगाया था जी। तो होता यह है कि जब मेरा अंदाज़ा है कि आप तीसरी जंग अजीम की तरफ नहीं जा रहे, उसकी वजह यह है कि उस वक्त जो थी, जिन पावर्स ने डिक्लेयर किया था, मैदान में कूदी थी, वो ग्रेट पावर्स थी, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस। अब इस वक्त ईरान के नहीं उसके मफाद में कि ईरान को इस लेवल की जंग कर ले अमेरिका से कि अमेरिका को मौका प्रोवाइड कर दे कि मजीद वो तबाही मचा दे ईरान में। ईरान की डेफिनेटली कोशिश होगी कि अपने आवाम के गुस्से को ठंडा करे, और वो कुछ कोशिश, मैं 100% सर्टन हूँ, कुछ करेगा। कब करेगा? 7 दिन में, 10 दिन में, मुझे नहीं पता। सही। अर्ली कर सकता है, लेट कर सकता है, लेकिन वो जंग नहीं चाहेगा। अब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उसके नतीजे में ये कंक्लूजन ड्रॉ करें, अमेरिकन ओपिनियन, कि उन्होंने स्कोर सेटल कर लिया है, वो जंग नहीं चाहते, तो दुनिया आगे आने वाली मुसीबत, थर्ड आलमी जंग तो छोड़े, एक हमारी जो इलाकाई कशीदगी है उससे बच सकती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो इस्तेमाल की तो मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, क्योंकि कई दफ़ा इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। आपने देखा कि पुलवामा के वाक़े से पहले मोदी साहब इलेक्शन हार रहे थे, और मैंने खुद ज़ाती तौर पे हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को जानता हूँ, बड़े बड़े एनालिस्ट से मैंने ज़ाती बात की है, उन्होंने मुझे कहा वो हार गए। एक साहब ने तो 4 दिन पहले अपना मजमून लिख दिया कि मोदी हार गए। लेकिन आपने देखा पुलवामा के बाद क्या हुआ था। अब हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप जो इम्पीचमेंट फेस कर रहे हैं वो होंगे तो नहीं इम्पीच, क्योंकि सेनेट में अक्सरियत उनके साथ है, रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन उन पर प्रेशर होगा कि अपनी जो सपोर्ट है, बेस, उसको वो कायम रखें। हो सकता है वो ये समझते हो इसका उनको फ़ायदा हो, लेकिन इसमें बड़ा ख़तरा है, क्योंकि अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं जैसे उन्होंने कहा कि हमने ईरान के कल्चरल विरसे पे भी हम हमला कर सकते हैं, अल्लाह माफ़ करे फिर मामला कहाँ जाएगा। लेकिन इसमें एक ही उम्मीद की बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कई दफ़ा बहुत सी बातें करते हैं, कोरिया के सिलसिले में, ईरान के सिलसिले में, पाकिस्तान के सिलसिले में, और फिर उस पर अमल दरामद नहीं करते। अगर आप पूछेंगे बता दूंगा, लेकिन मैं अभी उस पर जाना नहीं चाहता। तो शायद कसूरी साहब आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान का अमन जो है वो बहुत सी कुर्बानियों, बड़ी कोशिशों के बाद हमने हासिल कर लिया है खित्ते के हवाले से। अब अगर ऐसा कोई मामला होता है तो जहाँ अफ़गानिस्तान भी हिट होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े फोर्सेस हैं, खित्ते के अंदर अमेरिका की अफवाज बैठी हुई हैं, पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ी कोशिशों से जो पाकिस्तान में अमन कायम किया है, तो खित्ते के अंदर कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स के भी एक्टिव होने के फिर खतरात नहीं पैदा हो जाएंगे? देखिए, डेफिनेटली असर तो होगा, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज भी मजबूत है, और पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ी कोशिश भी की है। हमने बाउंड्री भी इरेक्ट की है, जो फेंस है बॉर्डर पे, पहले के मुकाबले में ज़्यादा तैयारी है। हाँ, लेकिन खुदा न खास्ता अगर इस किस्म की मुश्किलात पैदा हुई, क्योंकि रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अफ़गानिस्तान में भी बड़ी तादाद में शिया हैं, कुछ इलाकों में तो उनकी अक्सरियत है, महदूद इलाकों में, तो वो अगर वहाँ कुछ हो गया अमेरिकन बेसिस के ख़िलाफ़ तो मामला बिगड़ सकता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका नहीं चाहेगा, क्योंकि अमेरिका तालिबान से डायरेक्ट बात कर रहा है,
और अमेरिकी तालिबान उनसे बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान चाह रहा है कि ये बातचीत कामयाब हो, और पाकिस्तान ये भी चाह रहा है कि इंट्रा अफगान डायलॉग हो जी जाए। हाँ। इससे किसी के मफाद में नहीं है। हाँ, ईरान क्या क्या होगा, ईरान ने माजी में, हालांकि वो तालिबान को लाइक नहीं करता था, लेकिन उसने कई मौके पे उनको सपोर्ट किया अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए। कसूरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान की सूरत हाल के हवाले से, लेकिन इसके असरात पर हम बात कर रहे हैं। तो सर, अब कौन इस सारे अमल को ठंडा करेगा? सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा है, वहाँ पर तो इस तरह से बात नहीं हो पा रही और मामलात कशीदा हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में तो उनको सपोर्ट हासिल नहीं होगी ट्रंप साहब को। उसकी वजह है कि रूस और चीन जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो तो इसको नहीं सपोर्ट करेंगे ना। उन्होंने तो ऑलरेडी डिप्लोमेटिकली इसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो लेकिन अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था और हमारे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका से, पाकिस्तान मेजर नॉन नेटो एलाई था, लेकिन जब उन्होंने फैसला किया कि वो इराक पे हमला करेंगे तो हमने उनको सपोर्ट नहीं किया यूएन में। हमने तो वो ईरान पे भी वो हमला करना चाहते थे, हमने उनको नहीं सपोर्ट किया। लेकिन अमेरिका ने को परवाह नहीं की कि यूएन ने उनको सपोर्ट नहीं किया इराक पे हमले में, तो उन्होंने एक नई कोलिशन बना ली, कोलिशन ऑफ द विलिंग। हाँ, अब फर्क यह है कि पहले कोलिशन ऑफ विलिंग में बहुत से मगरबी ममालिक और बहुत से इलाकाई ममालिक शामिल हो गए थे जी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद वो पोजीशन नहीं रही है, और प्रेसिडेंट ट्रंप काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल मशहूर हैं। मुझे नहीं लगता कि यूरोप की बड़ी ताकतें, आज ही आया है प्रेसिडेंट मैक्रोन का और चांसलर मर्कल का, प्राइम मिनिस्टर जॉनसन का, जिसे लग रहा है कि वो नहीं वहाँ जाना चाहते जहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी ट्वीट्स के ज़रिए जाहिर कर रहे हैं। तो इसलिए अमेरिका को भी इस बात की रियलाइजेशन होगी कि पहले तो उसको यूनाइटेड नेशंस की सपोर्ट के बगैर भी सपोर्टर्स मिल गए थे, और बड़े बड़े मुल्क सपोर्टर्स मिले थे कोलिशन तो में। अमेरिका को अब वो शायद नहीं की सलामती कौंसिल में सपोर्ट तो नहीं होगी, लेकिन दीगर ममालिक जो पहले उनके साथ थे इराक पर हमले के हवाले से, अब वो भी उस तरह से साथ नहीं होंगे, ये कहना है आपका। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।